गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपने पिछली क्लास में डिस्कस किया था एयर पोल्यूशन में, जो अपन डिस्कस किया था कि प्राइमरी क्लासिफिकेशन और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो एक तरह से आइडेंटिफिकल सोर्स है उससे ही मतलब डायरेक्ट क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। आई बात समझ में। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं वो एयर के साथ, जब एयर में प्रेजेंट जो गैसेज होती है उसके साथ रिएक्शन करके जो न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं उसे क्या अपन बोलते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। आई बात समझ में, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। और उसके बाद अपन ने देखा था कि जो ये पोल्यूटेंट्स हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स या फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है, जो गैसेज हैं, इन पे जो ह्यूमन पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में अपन देखा था। तो अपन ने सबसे पहले एक कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में भी देखा था और सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा था अपन ने। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में अपन पढ़ा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है कि एक तरह से वो ये गैस जो है व्हीकल से क्या होती है, एग्जॉस्ट होती है। जो भी ऑटोमोबाइल्स जो भी हैं उससे क्या होती है, एग्जॉस्ट होती है। उसके बाद ये जो ह्यूमन बींग है उसके इनहेलिंग के कारण जो ये हीमोग्लोबिन है उसके साथ इजीली जल्दी अटैच हो जाती है। जल्दी अटैच होने के कारण क्या करती है, वो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उसको कम करती है, ऑक्सीजन जो है उसको रिड्यूस करती है। आई बात समझ में, ऑक्सीजन है उसको रिड्यूस करती है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होती है, जो इंसान की जल्दी अचानक ही डेथ हो जाती है। कभी कभी देखा होगा आपने, ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रखा होता है तो कोई कोई अचानक से ही मतलब खड़ा खड़ा ही वहीं गिर जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है, या फिर वो बेहोश हो जाता है, चक्कर आ जाता है। तो किसकी वजह से होता है, उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। वो ऑक्सीजन की कमी कौन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसे एक तरह से डेथ गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो अपन उसके बाद अपन देखते हैं कि ये क्या होती है, गैस ओजोन, सॉरी। उसके बाद अपन देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या कहती है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक तरह से क्या होती है, एक तरह फाउल स्मेलिंग गैस होती है। क्या होती है, फाउल स्मेलिंग गैस, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड है वो क्या होती है, फाउल स्मेलिंग गैस होती है। तो उस हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बारे में हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है, H2S। इसे अपन H2S से डिनोट करते हैं। किससे, H2S से डिनोट करेंगे। तो H2S से डिनोट करेंगे तो ये एक तरह से क्या होती है, फाउल गैस होती है। और इसकी जो बदबू है वो सड़े हुए अंडे की तरह आती है। क्या आती है, सड़े हुए अंडे की तरह। एक तो फाउल गैस होती है, ये क्या होती है, फाउल गैस होती है। इट इज a foul smelling gas. It is a foul smelling gas. It is a foul smelling gas. ये मतलब बहुत ही फाउल स्मेलिंग गैस होती है, ठीक है ना। और इट्स रोटन एग लाइक ऑर्डर, जो इसका ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, इट्स रोटन एग, रोटन एग लाइक ऑर्डर, रोटन एग लाइक ऑर्डर, मतलब सड़े हुए अंडे की तरह इसकी क्या आती है, बदबू आती है। और क्या है, फैटिग्यू ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, फैटिग्यू ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल। मतलब इसका क्या इफेक्ट होता है, जो सेंस ऑफ स्मेल है उस पर क्या फैटिग्यू इफेक्ट डालती है, फैटिग्यू है। सेंस ऑफ स्मेल का क्या करती है, फैटिग्यू। आई बात समझ में। तो और फोर्थ देखो, फोर्थ, ये थर्ड हो गया अपना, ये क्या है, थर्ड। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है ओजोन, फोर्थ है ओजोन। ओजोन से क्या ह्यूमन बीइंग पे एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। ओजोन से क्या इफेक्ट पड़ेंगे, तो ओजोन है जो
ओजोन है, इट इज ए इरिटेंट गैस। क्या होती है? इरिटेंट गैस। ये एक तरह से इरिटेंट गैस होती है। और क्या होती है? इट हैज एन इरिटेंट एक्शन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट हैज एन irritant 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 action in the respiratory 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 tract respiratory tract। ठीक है? reaching much deeper reaching much deeper into the lungs into the lungs then the oxides of sulfur ठीक है ना? ये क्या होती है? ये एक तरह से इरिटेंट एक्शन होती, इसका इरिटेंट एक्शन होता है। ठीक है ना? ये जो किसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उसमें बहुत ही मतलब इरिटेंट एक्शन करती है। और क्या होती है? ये मतलब जो होती है लंग्स में है ना, ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के कारण क्या होती है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जल्दी से पहुंचाती है। ठीक है ना? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की मात्रा जो है वो जल्दी से बहुत ही डीपर जो है लंग्स में पहुंचा देती है। आई बात समझ में? नेक्स्ट है इसमें फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। फ्लोराइड क्या है? फ्लोराइड्स क्या होता है? फ्लोरीन इज अ cumulative poison fluorine is a cumulative poison। जो फ्लोरीन जो होती है अगर वो बहुत सारी मात्रा में होगी तो अगर वो कम्युनिटी होती है तो एक तरह से वो एक जहर का काम करती है। वो एक तरह से क्या होती है? पॉइजन। ठीक है ना? फ्लोरीन इज ए कम्युनिटी, अगर कम्युनिटी हो तो वो पॉइजन का काम करती है। और अगर मैं कहता हूँ हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड is less harmful to human being जो हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस होती है वो ह्यूमन बीइंग के लिए लेस हार्मफुल होती है। ठीक है ना? इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है। और सिक्स्थ अपना क्या है? लेड। सिक्स्थ अपना क्या है? लेड। लेड क्या होता है? द इफेक्ट्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डैमेज। इसका इफेक्ट क्या होगा? द इफेक्ट्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डैमेज। आई बात समझ में? ये किसको गैस जो मतलब अपने आंतें होती है, जो अंदर की आंतें, वो जो मतलब गैस्ट्रोइंटेंशियल होता है उसको अपन ये क्या करते हैं? डैमेज करती है। आई बात समझ में? और क्या होता है? और लीवर एंड किडनी डैमेज। लीवर
लीवर एंड किडनी, लीवर एंड किडनी डैमेज, लीवर और किडनी को डैमेज करता है, और ये करता है एबनॉर्मलिटीज इन द फर्टिलिटी, एबनॉर्मलिटीज in fertility, pregnancy and mental development of children gets affected, मतलब लीड होता है, लेड जो है, लेड के कारण क्या होता है, ये गैस्ट्रोइंटेंशियल डैमेज होता है, लीवर एंड किडनी डैमेज होता है, और एबनॉर्मलिटी आती है किसमें, फर्टिलिटी में आ जाती है, और प्रेगनेंसी एंड मेंटल डेवलपमेंट होता है, उस पर क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी में और मेंटल जो डेवलपमेंट होता है बच्चों का, उस पर इफेक्ट करती है। आई बात समझ में? ठीक है ना? तो ये तो हो गया लेड। अब इसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन वेपर। हाइड्रोकार्बन वेपर्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। एक बार इसको लिख लो आप, है ना? इसमें कुछ समझने के लायक नहीं है, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा बहुत आप भी समझते हो, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन वेपर। कार्बन वेपर। हाइड्रोकार्बन वेपर्स क्या होते हैं? कार्बन अपने ह्यूमन बीइंग पे क्या इफेक्ट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। इफेक्ट ऑफ फॉर्मलडेहाइड इज प्राइमरली इफेक्ट ऑफ formaldehyde is primarily irritating मतलब जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, इसमें जो हाइड्रोकार्बन के कारण जो फॉर्मल्डिहाइड बनता है वो क्या होता है, इरिटेटिंग होता है। और नेक्स्ट मेजर कंट्रीब्यूटर टू eye irritating eye and respiratory irritation, eye and respiratory irritation caused by photochemical smoke। समझ में आया क्या? मतलब इसका एक तो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज प्राइमरली इरिटेटिंग, मतलब ये तो इरिटेटिंग होता है, ये तो फिक्स है। ये किसी जो फॉर्मल्डिहाइड है किसके कारण बनता है, हाइड्रोकार्बन के कारण। मैंने रिएक्शन बताई थी आपको एक बार। तो उसमें क्या होता है, जो ये मेजर कंट्रीब्यूटर होता है, इसका मेजर जो कंट्रीब्यूटर होता है वो क्या होता है, आई एंड रेस्पिरेटरी इरिटेशन।
आई और रेस्पिरेटरी जो श्वसन क्रिया है उसमें जो है इरिटेशन होती है, और क्या होती है, किसके कारण होती है, फोटोकेमिकल स्मोक के कारण। ये किसके कारण होती है, फोटोकेमिकल स्मोक के कारण। आई बात समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये हो गया। अब आता है 8वां, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आई बात समझ में। ये क्या होता है, इसमें इफेक्ट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड NO and नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 caused eye and nasal irritation, causes लिख लो, causes eye दिखाई दे रहा है क्या, आई है ये, आई एंड नासाल इरिटेशन एंड pulmonary discomfort मतलब ये क्या होता है, इसमें जो मेनली क्या होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं हार्मफुल कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया था कि नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, और क्या होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO और NO2। इसके कारण क्या होता है, आई एंड नासाल इरिटेशन होता है, एंड पल्मोनरी डिस्कम्फर्ट, मतलब श्वसन क्रिया में जो होती है डिस्कम्फर्टनेस आती है। आई बात समझ में, आसानी से अपन श्वसन क्रिया नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अपना कार्सियोजेनिक एजेंट, यहाँ लिख लेते हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट। इसमें क्या होता है, कार्सिनोजेनिक आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, it is responsible for कैंसर। ये मतलब कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एक तो होगा पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और क्या होगा, और 3,4 बेंजीरिन, 3,4 बेंजपायरिन, ठीक है ना। ये इसके दो एग्जाम्पल हो गए। ये क्या है, कार्सिनोजेनिक एजेंट है। और मैं क्या कर रहा हूँ, ओरिजिन ऑफ, इनका जो ओरिजिन है, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ऑफ दिस कंपाउंड इज द इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ओरिजिन ऑफ दिस कंपाउंड is in the incomplete combustion of hydrocarbon, combustion of hydrocarbon। आई बात समझ में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया मेरा, ये ओरिजिन ऑफ, ये हो गया कार्सिनोजेनिक एजेंट के बारे में। अब अपन देखते हैं
नेक्स्ट नेक्स्ट अपन देखेंगे कार्सिनोजेनिक कंपाउंड के बारे में हो गया। अब आते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लास्ट अपन देखेंगे। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जगह है क्या? जगह पड़ी है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, आइसोटोप्स इसमें ही क्या होता है देखो, इसमें सीरियस हेल्थ इफेक्ट, द सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स, serious health effects are anemia, leukemia, and cancer, and also cause genetic defects। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ये मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, ये अपने सीरियस हेल्थ जो उस पर अफेक्ट करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस अफेक्ट करते हैं। इसमें एनीमिया, ल्यूकेमिया एंड कैंसर जैसी जो है डिफेक्ट्स आते हैं, और इसमें जेनेटिक डिफेक्ट्स भी रहते हैं, मतलब ये वंशानुगत भी डिफेक्ट्स रहते हैं इसके कारण। किसके कारण? रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स है उसके कारण। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ये होते हैं, इसके एग्जाम्पल है, ये देखते हैं। आयोडीन 131, आयोडीन 131, सॉरी आयोडीन 131, फॉस्फोरस 32, फॉस्फोरस 32, कोबाल्ट 60, स्ट्रोंटियम 90, रेडियम 226, कार्बन 14, और सल्फर 35, कैल्शियम 45 एंड यूरेनियम ठीक है ना, यूरेनियम कोबाल्ट 60। आप तो मैंने ये याद रखना, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 और यूरेनियम, ये क्या है? जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है जो हेल्थ पे सीरियस इफेक्ट करते हैं, जिसमें एनीमिया, ल्यूकेमिया एंड कैंसर जैसी बीमारियां होती है। एंड इसका ये जो इफेक्ट है वो जेनेटिक डिफेक्ट्स मिलते हैं, मतलब इसमें वंशानुगत भी इफेक्ट्स होते रहते हैं। आई बात समझ में? इसके एग्जाम्पल है आयोडीन 131, फॉस्फोरस 32, कोबाल्ट 60, स्ट्रोंटियम 90, रेडियम 226, कार्बन 14, सल्फर 35, कैल्शियम 45 एंड यूरेनियम। ठीक है, आई बात समझ में? अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट है अपना इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एनिमल्स। इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, तो ये क्या होता है? इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन एनिमल्स क्या होते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये पहले लिख लो सबसे पहले, इसको मिटा रहा हूं मैं।
effects of effect of air pollution, effect of air pollution on animals, effect of air pollution on animal एनिमल्स, ठीक है ना। एनिमल्स पे एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट रहेगा इसके बारे में अपन देखेंगे। कि मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई कंटामिनेंट्स है वो अगर पानी के साथ हो या फिर हवा के साथ से जो कंटामिनेंट्स होंगे, गैसेज होंगे, पोल्यूटेंट्स होंगे, वो क्या करेंगे, पानी के साथ मिलके क्या बनेंगे, अर्थ पे आएंगे, अर्थ सरफेस पे आएंगे, तो वो डायरेक्टली किसमें, सोयल में इंक्लूड होंगे, या क्या होंगे, जो प्लांट्स हैं उन पे गिरेंगे, या वेजिटेशन जो होगी उसी के ऊपर जाके गिरेंगे। तो क्या होगा, जब वो वेजिटेशन है, वो जब वेजिटेशन जो है एनिमल्स द्वारा क्या इंटेक की जाएगी, इससे क्या होगा, एनिमल्स को इफेक्ट होगा और उनमें मतलब फूड पॉइजनिंग होगी, जिसके कारण उनकी डेथ भी हो सकती है, और भी मतलब सीरियस हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं किस पे, एनिमल्स पे, ठीक है ना। आई बात समझ में। ये डायरेक्टली नहीं होते, इनडायरेक्टली होते हैं। जैसे क्या होती है, गैसेज जो है वो वेजिटेशन पे गिरेगी, वेजिटेशन जो है पॉइजन, उसमें एक तरह से पॉइजन कंटेंट जो कंटामिनेंट हो जाएगा गैसों का, जिससे क्या होगी, अगर फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, एनिमल्स जब इंटेक करेंगे उस वेजिटेशन को, तो उसमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, जिसके कारण है ये एनिमल्स पर बुरा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है, इसके बारे में अपन लिखेंगे। Animals are affected by animals are affected by air pollution because poisoning of the air pollution because poisoning of the animal when they eat the contaminated vegetation, ठीक है ना। एनिमल्स जो है वो किससे होते हैं अफेक्ट, एयर पोल्यूशन से, क्योंकि उसमें जो एनिमल्स में क्या हो जाती है, पॉइजनिंग हो जाती है। जब जो कंटामिनेटेड वेजिटेशन है वो जब एनिमल्स इंटेक करेंगे या उसको खाएंगे, तो क्या होगा, उनमें पॉइजनिंग होगी, तो जिसके कारण ये एनिमल्स पर अफेक्ट करते हैं। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय डायरेक्ट इनहेलिंग, they are not affected by direct inhaling, they are not affected by direct inhaling the pollutants responsible for most livestock damage, ये लाइवस्टॉक साथ में लिख लो, है ना। तो इससे क्या बोलेंगे, पशुओं की क्षति। ये लाइवस्टॉक डैमेज है ना, इससे अपन कह सकते हैं पशुओं की क्षति, है ना। ये आप लिख लेना आपको, ठीक है ना। आर फ्लोरीन, इसमें जो एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होते हैं, आर फ्लोरीन लीड एंड आर्सेनिक। आई बात समझ में। मैं ये कह रहा हूँ कि इफेक्ट्स ऑफ
एयर पोल्यूशन ऑन एनिमल्स क्या होता है कि जब भी मैं कह रहा हूँ एनिमल्स जो है वो क्या एयर पोल्यूशन से जब उसमें फूड पॉइजनिंग होगी, मतलब पॉइजन हो जाएंगे वेजिटेशन, अगर वो वेजिटेशन पॉइजन वेजिटेशन होगी वो अगर खाएंगे एनिमल तो उससे क्या होगा, शरीर उन एनिमल्स पे इफेक्ट पड़ेगा। और क्या होगा, ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करते, ये क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट लाइव स्टॉक डैमेज किसके द्वारा डैमेज होते हैं, एक तो फ्लोरीन, लीड एंड आर्सेनिक, ये जो है ये पोल्यूटेंट्स है, इसके द्वारा जो है ये मतलब पशुओं में बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है, किसके कारण, फ्लोरीन, लीड एंड आर्सेनिक। आई बात समझ में? तो इसमें अपन इतना ही लिखेंगे, फ्लोरीन, लीड एंड आर्सेनिक। ये क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एनिमल्स। अब कहते हैं इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स। अब प्लांट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किसके कारण, इस मतलब एयर पोल्यूशन के कारण। Effects of air pollution on plant. Effects of air pollution on plant. अब प्लांट पे है वो क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, प्लांट्स पे जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें देखो जो भी ये इसमें कितना मतलब इसकी रिकवरी होती है, कौन जल्दी रिकवर कर ला, किसकी वजह से ज़्यादा मतलब डैमेज होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, कौन कौन से पोल्यूटेंट है जो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अपन SO2 हाइड्रोजन, SO2 हाइड्रोजन फ्लोराइड, और ओजोन और Cl2, HCl, NO2, etc अफेक्ट प्लांट्स। आए बात समझ में, जो कौन कौन से मतलब पोल्यूटेंट्स है जो अफेक्ट करेंगे, एक तो SO2 हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, ओजोन हो गया, Cl2 हो गया, HCl हो गया और NO2 हो गया, ये सारे जो है प्लांट्स पर अफेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, रिकवरी ऑफ प्लांट फ्रॉम हाइड्रोजन फ्लोराइड इफेक्ट, ये ध्यान रखना हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इफेक्ट इज मच स्लोअर देन SO2 अटैक, आई बात समझ में, मतलब जो प्लांट की रिकवरी होगी, मतलब इसमें अफेक्ट करेंगे जो रिकवरी ऑफ प्लांट फ्रॉम HF इफेक्ट इज मच स्लोअर देन क्या होगा, SO2 अटैक। मतलब जो SO2 का अटैक होगा वो बहुत ही कम हार्मफुल होगा, किसके कंपेयर में, HF के कंपेयर में। मतलब HF के कारण जो प्लांट पे जो अटैक होगा उससे जो प्लांट है वो बहुत ही धीरे रिकवर होगा किससे, SO2 के कंपेयर में। आई बात समझ में, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो प्लांट जो है रिकवरी ऑफ प्लांट फ्रॉम HF, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड के कारण जो अगर प्लांट पे जो अफेक्ट पड़ा है और अगर उसकी रिकवरी हो रही है वो बहुत ही कम होगी, किसके कंपेयर में, SO2 के कंपेयर में। किसके कंपेयर में, SO2 अटैक के कंपेयर में। यानी कि मैं कह सकता हूँ HF इफेक्ट जो होगा, इसको कह सकता हूँ HF इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, SO2 इफेक्ट से। आई बात समझ में, SO2 इफेक्ट से, ये इसका पॉइंट का मतलब है, ये है ना, HF इफेक्ट होगा
वो ज़्यादा करेगा किससे, SO2 इफेक्ट से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरीन इज more toxic, chlorine is more toxic to vegetation than SO2। क्लोरीन जो होगा वो बहुत हानिकारक होगा, क्लोरीन जो है वो हानिकारक होगा किसके लिए, वेजिटेशन के लिए, किसके कंपैरिजन में, SO2 के कंपैरिजन में। जो क्लोरीन जो है वो टॉक्सिक होगा, क्लोरीन है वो टॉक्सिक होगा किसके कंपैरिजन में, SO2 के कंपैरिजन में। क्लोरीन अधिक टॉक्सिक होगा SO2 के कंपैरिजन में, किस पर, वेजिटेशन पर, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन is less toxic to vegetation than SO2 आई बात समझ में, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड है ये क्या, लेस टॉक्सिक होगा टू वेजिटेशन देन SO2, ठीक है। मतलब क्लोरीन जो है ये मोर टॉक्सिक होगा वेजिटेशन के लिए, किसके कंपैरिजन में, SO2 के कंपैरिजन में। जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन ये क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोरीन ये क्या होगा, लेस टॉक्सिक होगा किस पर, वेजिटेशन पर, किसके कंपेयर में, SO2 के कंपेयर में, ठीक है। इतना ये लिख लो, बाद में नेक्स्ट पढ़ाते हैं। इतना लिख लो, मैं मिटा रहा हूं इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, एयर पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन डैमेज टू वेरियस मटेरियल। एयर पोल्यूशन मतलब अलग अलग जो मटेरियल है उन पे एयर पोल्यूशन के कारण क्या इफेक्ट होता है, उससे अपन देखते हैं। एयर पोल्यूशन डैमेज टू वेरियस मटेरियल्स आई बात समझ में। वेरियस मटेरियल के कारण जो उस पर डैमेज होगा वो देखते अपन। सबसे पहले इसमें टेबल बनाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं मटेरियल और यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंसिपल एयर पोल्यूटेंट्स और यहाँ पे लिख सकते हैं अपन इफेक्ट, इसके इफेक्ट क्या है, ठीक है। ये अपन टेबल बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं मेटल्स। सबसे पहले है इसका मेटल्स पे क्या इसका मतलब पोल्यूटेंट क्या होंगे, SO2 एसिड गैसेज, SO2 एंड एसिड गैसेज, कोरोजन, इसके इफेक्ट क्या होंगे, कोरोजन स्पॉइलेज ऑफ सरफेस, और लॉस ऑफ मेटल
और क्या होगा, tarnishing, discoloration, tarnishing, discoloration, लीचिंग। तो ये होता है, मतलब आप जब भी मतलब मेटल क्रूसिबल पोल्यूटेंट क्या होंगे, SO2 एंड एसिड गैस होंगे, है ना। उसके बाद इसमें क्या होंगे, कोरोजन स्पॉइलेज ऑफ सरफेस, मतलब सरफेस का क्या होगा, कोरोजन होकर वो हट जाएगी और मेटल का लॉस होगा, और टार्निशिंग नुकसान हो सकता है अपना, और क्या होगा, डिसकलरनेस, मतलब कलर जो है वो जा सकता है, और लीचिंग भी हो सकती है। आई बात समझ में। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकंड क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल। सेकंड देखो, बिल्डिंग मटेरियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिल्डिंग मटेरियल के कौन कौन से पोल्यूटेंट है, एक तो SO2 है, SO2 हो गया, और एसिड गैसेज हो गई, और पार्टिकुलेट्स ठीक है ना। इसमें बिल्डिंग मटेरियल में इतना ही होगा, टार्निशिंग तक। ये जो है ये इसके लिए है डिसकलरेशन एंड लीचिंग। मतलब मैं कह रहा हूं ये इसके लिए है, जो कोरोजन स्पॉइलेज ऑफ सरफेस, लॉस ऑफ मेटल और टार्निश, ये होगा फर्स्ट के लिए, और ये होगा बिल्डिंग मटेरियल के लिए। बिल्डिंग मटेरियल SO2 एसिड गैसेज, पार्टिकुलर और डिसकलरनेस और लीचिंग, ये क्या होंगे, इसके इफेक्ट होंगे। और नेक्स्ट अपना पेंट, थर्ड क्या है, पेंट में पोल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, SO2 H2S, इसके इफेक्ट क्या होंगे, डिसकलरेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फोर्थ है टेक्सटाइल्स एंड टेक्सटाइल डाइज। इसमें क्या होंगे, प्रिंसिपल पोल्यूटेंट क्या होंगे, SO2 H2S NO2 ओजोन, ठीक है, ओजोन। इसमें क्या होंगे, ये डिसकलरनेस, कलरनेशन और एंड फेडिंग, ठीक है। ये हो गए टेक्सटाइल्स और रबर। और अपन कौन सा पढ़ेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है, देखो तो ये लिख लेते हैं, पांचवा। ऐसा करूँगा मैं, ये जो टेबल है ये क्या है, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप है ना इसको यहाँ नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ज़्यादा समझने का है नहीं, तो मैं ये ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। टाइम ज़्यादा हो रखा है, वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।